Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1 The Earth as a Planet। बेटा इस वीडियो में हम लोग अर्थ को डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। बेटा अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है आउट ऑफ ऑल 8 प्लैनेट्स जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है बात। तो ऐसा माना जाता है कि भले ही वो हमारा यूनिवर्स हो जिसके अंदर हमारी अर्थ हो, सोलार सिस्टम पूरा हो, सारे प्लैनेट्स हों, ये एग्जिस्टेंस में आया एज बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग कब हुआ बेटा? 15 बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आज से 15 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ और उस धमाके के साथ हमारा यूनिवर्स, अर्थ, 8 प्लैनेट्स, ये सब एग्जिस्टेंस में आए। अब बेटा जो सोलार सिस्टम है जिसे हम सन्स फैमिली भी कहते हैं, सोलार सिस्टम को ये क्या कहते हैं हम? सन्स फैमिली। उसमें प्लैनेट्स कितने हैं? 8, जिनके नाम हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये सारे के सारे सन को रिवॉल्व करते हैं। बीच में सन है, बाकी के सारे प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई बात? बेटा अगर हम सन से डिस्टेंस देखें तो जो हमारी अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है। पहले आता है मर्करी, फिर आता है वीनस और फिर आता है अर्थ। ठीक हुई बात? तो जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट इज़ लोकेटेड एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 149.6 मिलियन किलोमीटर। लगभग 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में। एग्जैक्टली ये 149.6 है। ठीक है, पर हम ऑल इन ऑल ऐसा कह सकते हैं राउंड फिगर में कि ये 150 मिलियन किलोमीटर है। जो ऑर्बिट है अर्थ की वो किस किस के बीच से गुजरती है बेटा? वीनस और मार्स। देखो हमारे आगे वीनस है, हमारे पीछे मार्स है, तो इन दोनों के बीच से हमारी ऑर्बिट जाती है। जैसे ये मार्स की ऑर्बिट हो गई, ये वीनस की ऑर्बिट हो गई, बीच से किसकी ऑर्बिट जाएगी? अर्थ की। क्लियर है बात? अब बेटा जो हमारा अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। क्यों यूनिक है भाई? क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। अब लाइफ को सपोर्ट कैसे करता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर बोले तो एयर भी है, हाइड्रोस्फीयर बोले तो वाटर है, लिथोस्फीयर बोले तो लैंड है। जितना भी कल्टीवेशन हम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, वो लिथोस्फीयर के ऊपर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पानी मिल जाए, एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पर हवा हो। तो हमारी जो अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट है बिकॉज इट हैज़ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ये कॉम्बिनेशन है, इंटरेक्शन है 3 रिल्म्स का जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। ये रहा एटमॉस्फेयर, ये रहा हाइड्रोस्फीयर और ये रहा लिथोस्फीयर। ये जो छोटा सा जोन है इसे ही हम कहते हैं बेटा बायोस्फीयर, और लाइफ यहीं पर पॉसिबल है। The narrow zone where these 3 realms meet is known as बायोस्फीयर। ठीक है, अभी हमने बता दिया। चलो, ये जो वर्ड ज्योग्राफी है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफो मतलब होता है टू राइट। तो अर्थ किस के मैटर में लिखना, अर्थ के विषय में लिखना ही क्या हो गया? ज्योग्राफी हो गया। तो ज्योग्राफी क्या है? राइटिंग अबाउट द अर्थ। ये साइंस है जो अर्थ के रिगार्ड्स में डील करता है, उसके ऊपर जो लाइफ है उसकी बात करता है। कैसे लैंड, सी, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्लांट लाइफ कैसी है, एनिमल लाइफ कैसी है, ह्यूमन बीइंग, उनकी सारी एक्टिविटीज़, ये सब किसका पार्ट होती हैं बेटा? ज्योग्राफी का। फिर से वर्ड ज्योग्राफी में 2 वर्ड हैं, एक है जियो और दूसरा है ग्राफो। ग्राफो का मतलब होता है टू राइट, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ के रिगार्ड्स में लिखना ही क्या है? ज्योग्राफी है। ये वो साइंस है जो डील करता है अर्थ से, उसके ऊपर लाइफ से, लैंड, सी, एयर के डिस्ट्रीब्यूशन से, प्लांट लाइफ से, एनिमल लाइफ से, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटीज़। ठीक है बात? तो ज्योग्राफी बहुत बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन को किसके, साइंटिस्ट के और जोग्राफर्स के इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, कि भैया इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में क्या किया है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनेक्सागोरस को। ठीक है, 500 टू 428 BC। बेटा BC की बात है, बिफोर क्राइस्ट, तो ये रिवर्स काउंटिंग चलती है। वैसे ऐसे होता है कि आप 1885 में अगर आपका बर्थ हुआ तो आप 1890 में मर सकते हैं 5 साल जी के, पर यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग चलेगी। ठीक है,
500 में उनका बर्थ हुआ और उनकी डेथ हुई 428, ठीक है, क्योंकि ये BC की बात करें, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। तो जो एनेक्सागोरस थे वो एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, ग्रीक फिलोसफर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने बताया कि भाई ये जो मून है उसके डिफरेंट फेजेस क्यों होते हैं, कभी मून हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, कभी मून हमें ऐसा दिखाई पड़ता है, कभी मून हमें ऐसे दिखाई पड़ता है, तो क्यों। उसके बाद बात आएगी एरिस्टोटल की। तो एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर, ये भी ग्रीक फिलोसफर थे, एनेक्सागोरस, और एरिस्टोटल भी ग्रीक फिलोसफर हैं। इन्होंने बताया कि कैसे जो हमारी अर्थ है उसकी जो परछाई है वो जब मून के ऊपर पड़ती है तो कैसी होती है, वो सर्क्यूलर। फिर से ध्यान से सुनना, ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया द सर्क्यूलर शेडो ऑफ अर्थ फॉलिंग ऑन द मून। मून के ऊपर अर्थ का जो शेडो पड़ रहा है वो कैसा पड़ रहा है, सर्क्यूलर। किस टाइम में, लूनर एक्लिप्स के टाइम पे। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि भैया जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है बात। ऐसे बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें की, पर एरिस्टोटल ने इस बात को बिल्कुल 100% तरीके से लॉजिक के साथ रखा कि भाई अर्थ तो स्फेयर ही है, क्योंकि लूनर एक्लिप्स के टाइम पे जो मून के ऊपर शेडो होती है अर्थ की वो कैसी होती है, सर्कुलर। तो सर्कुलर शेडो किसकी बनेगी, है ना, स्फेरिकल बॉडी की। चलो फिर हम बात करेंगे एरिस्टार्कस की, ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा हम, एरिस्टार्कस की। अच्छा एक बात और, मैंने आपको एरिस्टोटल का बर्थ ईयर और डेथ ईयर नहीं बताया। एरिस्टोटल भी BC में ही आए थे बेटा, तो फिर वही रिवर्स काउंटिंग 384 में इनका बर्थ हुआ, 322 में डेथ हुई। एरिस्टार्कस की जो बर्थ था वो 310 में और 230 में इनकी डेथ हुई। अगेन BC, जहाँ पर भी रिवर्स काउंटिंग देखिए वहाँ पर BC है ना, क्योंकि आज आप अपना बर्थ ईयर लिखें, सपोज करो आप 2008 में जन्मे होंगे, तो आप हम ऐसे मान सकते हैं कि 60s में, 50s में, 2050 में, 2060 में हमारी डेथ होगी, ऐसे हम मान सकते हैं। मतलब आगे की तरफ जाएंगे ये लोग, पीछे की तरफ। 310 में इनका जन्म हो रहा है और डेथ हो रही है 230 में। उल्टा चलता था, है ना, BC बैकवर्ड चलता है, इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है, सन स्टेशनरी है। अर्थ सेंटर में नहीं है यूनिवर्स के, सन सेंटर में है, ठीक है। ही गेव द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसका मतलब था सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ही ऑल्सो प्रोफेस दैट सन इज मच लार्जर देन अर्थ। इसके पहले के जो लोग थे उनके बिलीव्स थोड़े से अलग थे, पर इन्होंने बता दिया कि भैया जो अर्थ है, पहली बात तो वो सन से छोटी है, सन का साइज ज़्यादा बड़ा है। दूसरा, सन सेंटर में है यूनिवर्स के, अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। इस थ्योरी को क्या कहते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जो किसने दी थी बेटा, बताओ मुझे, किसने दी थी, एरिस्टार्कस ने दी थी, ठीक हुई बात, किसने दी थी, एरिस्टार्कस, एरेटोस्थनीस। क्या नाम है बेटा, एरेटोस्थनीस। ये जन्मे, मतलब इनका बर्थ हुआ 276 में, डेथ हुई 195 में, अगेन BC। इन्होंने बहुत अच्छी बात की बेटा, ध्यान से सुनना ज़रा। इन्होंने अर्थ के साइज को कैलकुलेट करने की बात कही, ठीक है, पूरा ट्राई किया कि अर्थ के साइज को कैलकुलेट कर पाए। तो जो अर्ली अटेम्प्ट था टू एस्टेब्लिश द साइज ऑफ द अर्थ बाय ऑब्जर्विंग द एंगल्स मेड बाय सन रेज, सन की जो रेज हैं, जो एंगल अर्थ के ऊपर बनाती थी, उस एंगल को ऑब्जर्व करके ये वही ग्रीक फिलोसफर हैं जिन्होंने अर्थ के साइज की बात की, ठीक है। तो एरास्टोथेनस को आप कैसे याद करोगे कि भैया ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ के साइज की बात की बाय ऑब्जर्विंग सन्स रेज, ठीक है। ये भी कहाँ से थे, ग्रीक से थे। नेक्स्ट है हिप्पार्कस, ठीक है। हिप्पार्कस वो भी BC में आए थे, 190 में बर्थ हुआ, 120 में डेथ हुई, पूरे 70 साल ये जिए। इन्होंने एक्लिप्स के टाइम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की और किया भी। फिर से ध्यान से सुनना, अ मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग द टाइम ऑफ एन एक्लिप ऑफ द मून, एक्लिप ऑफ द मून के टाइम को प्रेडिक्ट करने की मेथड किसने दी, हिप्पार्कस ने दी, ठीक है। फिर से सुनो, अ मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग द टाइम ऑफ एन एक्लिप्स ऑफ द मून वाज डेवलप्ड बाय हिम।
इन्होंने स्टार के वो भी क्लासीफाई किया उनकी ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार, थर्ड स्टार, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड ही गेव द टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार। अगर आपसे पूछा जाएगा हु हैज़ गिवन द टर्म मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टार, तो आप क्या बोलोगे? हिप्पार्कस। ठीक हुई बात। इन्होंने स्टार को क्लासीफाई किया ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और यही वो थे जिन्होंने टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश की, उस मेथड की बात की जिसके अकॉर्डिंग हम लूनर एक्लिप्स या जो एक्लिप्स होता है मून का, उसके टाइम को कैलकुलेट किया। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी प्रॉपर मेथड दी। बेटा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखना, ये है एरिस्टोटल, एरिस्टोकस, हिप्पार्कस, आर्यभट्ट, और ये रहे एरिस्टोथोनीस। चलो अब हम आर्यभट्ट को पढ़ेंगे। तो जो आर्यभट्ट थे वो इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिन्होंने अर्थ के रोटेशन की बात की। ठीक है, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 में और डेथ हुई थी 550 में। अब हम एडी में आ गए, अब हम बैकवर्ड काउंटिंग नहीं करेंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग ही करेंगे भैया। अब ये हमारा वाला टाइम है कि 476 में आपका बर्थ हुआ है, 550 में आपकी डेथ हुई। आर्यभट्ट ये इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने बताया अर्थ के रोटेशन के रिगार्ड्स में। इन्होंने ये भी बताया कि सोलर एक्लिप्स क्यों होते हैं, लूनर एक्लिप्स क्यों होते हैं, और इन्होंने ही डेसिमल नंबर सिस्टम को भी डेवलप किया, इन्वेंट किया। अब हम बात करेंगे टॉलमी की। तो जो टॉलमी थे वो 90 AD में जन्मे और 160 AD में इनकी हुई डेथ। इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी को डेवलप किया। किसको डेवलप किया? जियोसेंट्रिक थ्योरी को डेवलप किया, जिसका मतलब था द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ये तो पता नहीं भलती ही बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। अकॉर्डिंग टू हिम द अर्थ इज मोशनलेस, अर्थ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो टॉलमी ने पता नहीं क्यों ऐसा सोचा, भगवान ही मालिक है, पर टॉलमी ने बोला अर्थ सेंटर में, बाकी सारे जो प्लेनेट है वो अर्थ के आसपास घूम रहे हैं। ठीक बात, फिर से पढ़ने एक बार। ही डेवलप अ जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। ध्यान रखना टॉलमी की जो थ्योरी थी वो जियोसेंट्रिक थी, व्हाइल द थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिक गिवन बाय एरिस्टार्कस। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक किसने दी है? एरिस्टार्कस ने। तो क्या समझ में आ गई टॉलमी भैया की गलती आपको? चलो अब हम बात करेंगे निकोलस कोपरनिकस की। इनका जन्म होता है 1473 में, डेथ होती है 1543 में। ठीक है, ये मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी यहीं से शुरू होती है, ऐसा कह सकते हैं। द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी बिगेन विद दिस ग्रेट पॉलिश एस्ट्रोनॉमर। पॉलिश बोले तो पोलैंड के जो लोग होते हैं उन्हें पॉलिश कहते थे। तो पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस से शुरू होती है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। ही कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल शोइंग द सन एज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इन्होंने एक पूरा मॉडल बनाया जिस मॉडल में दिखाया कि जो सन है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास घूम रहे हैं, और उन्होंने अर्थ के रोटेशन की बात भी की। ठीक है, तो टॉलमी भैया को गलत साबित करके निकोलस कोपरनिकस ने थ्योरी दी, जो कि एक वैलिड थ्योरी है, जो आज तक प्रिविलेंट है कि भैया जो सन है वो सेंटर में है ना, और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। फिर आए बेटा जोहान्स केपलर। केपलर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। 1571 में इनका बर्थ हुआ, 1630 में इनकी डेथ हुई। ये ईयर अगर आप लर्न कर लोगे तो अच्छा है। ये जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने डिस्कवर किया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, पूरा सर्क्यूलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, केपलर का क्या कंट्रीब्यूशन, इन्होंने ये बात बिल्कुल सही सही बता दी कि भैया सर्कुलर ऑर्बिट में रन नहीं करते हमारे प्लैनेट, ये करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो किसने किया है बेटा? केपलर ने किया है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? केपलर का जो लॉ था, द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये बेस करता था थ्योरी ऑफ टाइको ब्राहे पर,
ठीक है। टाइको ब्राहे कौन थे? एक डैनिश एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के ऊपर बेस करता था पूरा द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। अब हम पढ़ेंगे गैलीलियो गैलीली, बर्थ 1564, डेथ 1642। ये एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। गैलीलियो गैलीली कहाँ से थे? इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम के, जो कि बात सही है, सन सेंटर में ही है। इन्होंने टेलीस्कोप बनाया विथ मैग्निफिकेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर अवेलेबल एट दैट टाइम। देखो, इन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया वो आज हम कह सकते हैं कि आज के टेलीस्कोप से इतना कंपैरेटिवली अच्छा तो नहीं है, पर उस टाइम की बात करें तो उस टाइम में द बेस्ट टेलीस्कोप अवेलेबल था गैलीलियो गैलीली का टेलीस्कोप। ही कंस्ट्रक्टेड हिज ओन टेलीस्कोप विथ मैग्निफिकेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर अवेलेबल एट दैट टाइम। उस टाइम में जो हाईएस्ट मैग्निफिकेशन अवेलेबल था, उस मैग्निफिकेशन के साथ इन्होंने उस टेलीस्कोप को बनाया, जिस टेलीस्कोप से ये सन स्पॉट्स को, लूनर माउंटेन्स को, वैलीज को देख पाए। 4 लार्ज सैटेलाइट्स को भी देख पाए, किसके? जुपिटर के, और फेसेस ऑफ वीनस भी ये देख पाए। तो गैलीलियो गैलीली, जिनका जन्म 1564 में हुआ, डेथ 1642 में हुई, ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जो सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम की थ्योरी को सपोर्ट करते थे। इन्होंने अपना टेलीस्कोप बनाया जो उस टाइम का हाईएस्ट ऑर्डर अवेलेबल मैग्निफिकेशन का क्या था? टेलीस्कोप था, जिससे ये सन स्पॉट को देख पाए, लूनर माउंटेन्स को देख पाए, लूनर वैलीज को देख पाए, 4 बड़े सैटेलाइट भी देख लिए इन्होंने, जुपिटर के, वीनस के फेजेस को देख लिया। अब हम बात करेंगे आइजैक न्यूटन की। तो आइजैक न्यूटन 1643 में जन्मे, 1727 में हुई इनकी डेथ। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की बात की, ठीक है, ग्रेविटी की बात की, ठीक है। हु कंसेप्चुलाइज्ड एंड प्रूव्ड, जिन्होंने कंसेप्चुलाइज भी किया और प्रूव भी किया लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को। ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं अब तक के, ऐसे माना जाता है। आप लोग उसको पता होगा ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटी की खोज किसने की? तो ग्रेविटी की खोज किसने की? न्यूटन ने की। कुछ लोग बोलते हैं कौन सी बड़ी बात थी, एप्पल गिरा तो कि नीचे ही गिरेगा ना, कोई बड़ा काम तो नहीं किया। पर बेटा ध्यान से सुनो, ये है अर्थ और ये है अर्थ के ऊपर एप्पल का ट्री, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, कि इस साइड आपको मिलेगा मार्स और इस साइड आपको मिलेगा जुपिटर, और ये है ओपन स्काई। इस ओपन स्काई में अगर एप्पल गिरेगा तो यहाँ कहीं जाना चाहिए, ये अर्थ के ऊपर कैसे आ जाता है? ये इतनी बड़ी बात कही थी आइजैक न्यूटन ने। समझ में आई बात? हम तो बस इतना ही सोच पाते, अच्छा ऊपर से गिरा तो नीचे ही तो गिरेगा, कहाँ जाएगा? अरे भाई, ये पेड़ अर्थ के ऊपर है, यहाँ से कोई चीज़ गिरेगी तो यहाँ जानी चाहिए ना, ओपन यूनिवर्स में कहीं भी चली जाए हमें कैसे मिले? एक बार एक व्यक्ति छक्का लगा था, अब वो सचिन तेंदुलकर होता, सचिन तेंदुलकर छोड़ दो, अभी के धोनी होता, धोनी एक छक्का लगाता तो बॉल वापस आपको मिलती ही नहीं भाई, अगर ग्रेविटी नहीं होती। ये जो आप समझते हो ना सिंपल सा ऊपर से नीचे तो आया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? चलो, तो भाई ये हैं हमारे केपलर, ये गैलीलियो, ये न्यूटन। बेटा अब हम बात करेंगे शेप की, कि भैया जो अर्थ का शेप है वो कैसा है। तो अगर हम हमारे एंसेस्टर्स की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो लोग हमेशा ऑब्जर्व करते रहते थे, स्टडी करते रहते थे, स्काई को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हेवनली बॉडीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अच्छा देखो, उस टाइम में ना ही तो लोगों के पास वीडियो गेम था, ना ही तो इंस्टा था, ना ही तो रील्स थी, तो लोग माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बहुत करते थे। आज साइंस जिस लेवल पे पहुंचा है ना बेटा, उसमें उन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने बिना टेलीविज़न के, बिना मोबाइल के, बिना इंस्टा के सोचा है। आज तो हम हमारा दिमाग कचरे में ही ख़राब किए जा रहे हैं ना, एक बार जो रील्स देखने बैठते हैं तो 2-2.5 घंटा ख़त्म, तो ख़त्म। चलो, तो इन लोगों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए जिन्होंने स्काई की, हेवनली बॉडीज़ की स्टडी की। तो ये बात से तो अवेयर थे, ये बात तो वो जानते थे कि क्लोज रिलेशनशिप है हेवनली बॉडीज़ में, सन में और अर्थ में।
एवरीथिंग इज रिलेटेड, इतनी बात इनको समझ में आ गई थी। जो अर्लियर स्कॉलर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस किया अबाउट द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन सिंपल ऑब्जर्वेशन। कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन किए और उस ऑब्जर्वेशन से बताया कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, स्पेरिकल है। तो पहली बात जो उन्होंने बताई वो बताया टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। देखो, सनराइज और जो सनसेट है उसे ऑब्जर्व किया गया डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, एक साथ क्या हर जगह सनराइज हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक साथ क्या हर जगह सनसेट हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो टाइम डिफरेंस है सनराइज और सनसेट का, वो 2 घंटे का हो जाता है बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पर सनराइज़ की बात करें और यहाँ पर सनराइज़ की बात करें तो इन दोनों में 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। तो इसी डिफरेंस को ऑब्जर्व किया हमारे पुराने लोगों ने और फिर बताया कि भाई जो अर्थ है उसका शेप स्पेरिकल है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो सनराइज और सनसेट हर जगह पर एक ही साथ होता। और 1.2 का फिगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों कहा गया कि भैया अर्थ स्पेयर है। फ्लैट होती तो एक साथ हो जाता, पर क्योंकि स्पेरिकल है तो पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ होगा। चलो, अब हम होराइजन की बात करेंगे। तो होराइजन एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पर हमें लगता है कि स्काई और अर्थ मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जब आप एक जगह खड़े होके बहुत दूर आप देखोगे तो आपको लगेगा धरती और अंबर, धरती और आसमान मिल रहे हैं। दिस सर्कुलर होराइजन वाइडन्स विथ इंक्रीज इन हाइट। और जितनी ज़्यादा हाइट पर आप होगे उतना ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। इससे भी पता चलता है कि भैया अर्थ स्पेरिकल है शेप में। जो होराइजन है ऑलवेज मेक अ सर्कुलर लिमिट वेयर द स्काई अपीयर्स टू बी मीटिंग ऑन द अर्थ। हमें ऐसा लगता है कि भैया जो आसमान है वो धरती से मिल रहा है। फिर थर्ड है मैगेलन सर्कम नेविगेशन। फर्डिनेंड मैगेलन का जो क्रू था उसने नेविगेट किया थ्रू आउट द अर्थ, पूरा राउंड लगाया अर्थ का, हमारे प्लानिट अर्थ का। कब? 1519 से लेकर 1522। बेचारे 19, 20, 21, 22 4 साल पूरी अर्थ को घूमते रहे और फिर उन्होंने प्रूव किया कि भैया जो अर्थ का शेप है वो तो स्पेरिकल ही है विदाउट एनकाउंटरिंग एनी शार्प एजेस। और उन्होंने बता दिया, मैं अर्थ में एक पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा अर्थ घूम के उसी पॉइंट में आ गया, मुझे कहीं पर भी कोई शार्प एजेस नहीं मिली। इट मीन्स हमारा जो अर्थ है वो स्पेरिकल है। मैगेलन का क्रू वो पहला क्रू था जो पूरी अर्थ को घूम कर आया था और अपने स्टार्टिंग पॉइंट स्पेन पे पहुंच गया था। देखो, सपोज करो ये अर्थ है, स्पेन से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, पूरा घूमे 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 और स्पेन पर वापस आ गए। तो उन्होंने बता दिया भाई कहीं ये जो नहीं है ही नहीं है, जिस मतलब किनारे है ही नहीं। Nowadays, the aircrafts which fly around the earth also prove the earth to be spherical in shape। अब तो हम बहुत एडवांस हो गए, अब हमारे पास प्लेन से उड़ाने के लिए, तो हमारे प्लेन जब उड़ के देख के आते हैं तो बता देते हैं भाई कि अर्थ तो स्फेयर ही है। नेक्स्ट एक और प्रूफ है जो बताता है कि अर्थ स्फेयर है। आप अगर सी पोर्ट पे खड़े हैं तो आप एक शिप को देखें। जब हम शिप को ऑब्जर्व करते हैं, जब वो शिप पोर्ट पर आ रही होती है एक सर्टेन डिस्टेंस से, तो पहले हमें टॉप दिखता है उस शिप का। फिर शिप और ज़्यादा क्लोज आ जाती है तो हमें शिप का फनल या मस्ट भी देखने को मिल जाता है। थोड़ी देर बाद हमें पूरी शिप देखने को मिल जाती है। मतलब अर्थ का शेप कैसा है भाई, है ना, स्फीयर है। तभी तो पहले हमें उसका टॉप दिखा, फिर वो और आगे आई तो उसका मिडिल पोर्शन दिखने लगा। जैसे फिर ये टॉप हो गया, ये मिडिल पोर्शन हो गया, और आगे आई तो ये टॉप, मिडिल और ये फिर बैक पोर्शन भी दिखने लग गया। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पर है क्या, शिप ये रहा। पहले आपको शिप का सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, फिर आपको शिप का ये वाला पार्ट भी दिखने लग जाएगा, फिर आपको शिप पूरी दिखने लग जाएगी। मतलब तीनों पॉइंट शिप के देखने को मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आई? शुरुआत में सपोज करो ये दो नहीं थी, आपको फ्रंट पार्ट ही दिख रहा था, फिर शिप थोड़ा सा आगे बढ़ गई, सपोज करो अभी ये वाला नहीं है यहाँ पर है तो आपको मिडिल भी दिखने लग गया। फिर जब शिप और आगे आ गई तो आपको पूरी शिप दिखने लग गई। इसका क्या मतलब है? अर्थ स्पेरिकल है, अगर फ्लैट होती तो हमें पूरी पूरी शिप दिख रही होती।
ऐसे ही बेटा जब ये पोर्ट को छोड़ेगी, अब सपोज करो वापस जा रही है, सिमिलरली एज इट लीव्स द पोर्ट इट डिसअपियर्स ओवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसे लगेगा वो कर्व सरफेस क्रॉस करके ही जा रही है। पहले हमें उसका ग्रेजुअली वी कैन सी द लोअर पार्ट ऑफ द शिप, आफ्टर दैट द टॉप ऑफ द हैंड। और अगर अर्थ फ्लैट होती तो ऐसा नहीं होता, वो पूरी पूरी जाती दिखती है ना। एक बार फिर से पढ़ लें। अगर कोई शिप पोर्ट को छोड़ रही होगी, it disappear over the curved surface of the earth gradually and we see the lower part of the ship, after that the top of the end. Had the earth been flat, क्या अर्थ फ्लैट है? नहीं बेटा, अगर अर्थ फ्लैट होती तो पूरी पूरी शिप दिखती हमें एक ही टाइम पर। फिर एक व्यक्ति ने तो एक्सपेरिमेंट ही कर दिया, बेडफोर्ड लेवल कैनाल एक्सपेरिमेंट। ये सबसे भयंकर एक्सपेरिमेंट है। देखो मतलब था बड़ा सिंपल, पर बात इसने बड़ी बड़ी प्रूव कर दी। ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कैनाल में किया गया, जो कैनाल थी इंग्लैंड में। उस कैनाल में इसने लगाए 3 पोल जिनकी हाइट इक्वल थी। ठीक है, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से ये लगाया, जैसे एक यहाँ लगाया, फिर 5 किलोमीटर दूसरा यहाँ, तीसरा 5 किलोमीटर पर यहाँ पर। सेम हाइट एबव द वाटर लेवल, सेम हाइट पे बनाए वाटर लेवल से। बाय ऑब्जर्विंग 3 पोल्स विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, पर टेलीस्कोप से जब तीनों पोल्स को देखा तो जो मिडिल पोल था वो टॉलर दिख रहा था एज कम्पेयर टू अदर पोल्स, जिससे कंफर्म हो गया कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है। देखो ये बेडफोर्ड के 3 क्या है, ये पोल्स हैं। इन तीनों पोल्स की हाइट सेम थी। ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से लगाए गए थे। हमने टेलीस्कोप से देखा तो हमें बी जो पोल था, मिडिल वाला जो पोल था, उसकी हाइट ज़्यादा दिख रही है, इन दोनों की कम दिख रही। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ का शेप स्फीयर है। पर अगर फ्लैट होता तो तीनों पोल की हमें हाइट सेम दिखती। अब तो बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा ना कि ये अर्थ स्फीयर है। और कितने प्रैक्टिकल करने हैं। अब बेटा एक और एक्सपेरिमेंट, लूनार एक्लिप्स। जब लूनार एक्लिप्स होता है तो हम देखते हैं हमारे अर्थ जो है वो सर्कुलर शेडो कास्ट करता है मून के ऊपर। कोई स्फेरिकल बॉडी ही सर्कुलर शेडो कास्ट कर सकती है। इससे भी प्रूफ होता है कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है, अगर अर्थ फ्लैट होती तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। द अर्थ एज अ हेवनली बॉडी, जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, भले सन हो, मून हो, दूसरा कोई भी प्लैनेट हो, सारे स्फेरिकल शेप में। क्यों हो गई ये स्फेरिकल? रोटेशन की वजह से। सो द अर्थ बीइंग अ मेंबर ऑफ लार्ज हेवनली बॉडी, इतनी बड़ी हेवनली बॉडी, इतने बड़े यूनिवर्स जिसमें सारी चीजें गोल 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 है, तो क्या आपको लगता है कि अर्थ अकेली अनोखी होगी? बिल्कुल नहीं। अर्थ एक एक्सेप्शन तो नहीं हो सकती। सो द अर्थ बीइंग अ मेंबर ऑफ लार्ज हेवनली बॉडीज कैन नॉट बी एक्सेप्शनल। देन एरियल फोटोग्राफ्स, जब जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, न्यू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके सैटेलाइट से, स्पेस प्रोब से क्लिक करते हैं हमारी अर्थ का पिक्चर स्पेस से। जब भी हमारे एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट स्पेस में जाएंगे, वहाँ से अर्थ का इमेज क्लिक करेंगे, फोटोज़ का जब लेंगे, तो तब भी हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है? स्फेरिकल इन शेप। अब इससे ज़्यादा तो कोई सबूत नहीं दे सकते, है ना। 9th पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। बेटा जो पोल स्टार है इज ऑब्जर्व्ड एग्जैक्टली वर्टिकल एट 90 डिग्री इन द स्काई ऑफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के जब हम बात करते हैं तो उससे वर्टिकल बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे हमें मिलता है पोल स्टार। ठीक है, सिंस द स्टार लाइज इन लाइन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ की एक्सिस के बिल्कुल लाइन में है, द एंगल ऑफ पोल स्टार वेरीज विद द लैटिट्यूड। पर अगर हम इसको नॉर्थ पोल से देखते हैं तो ये बिल्कुल ऊपर दिखता है, पर जब हम दूसरे लैटिट्यूड से इसको देखते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर ओनली। एग्जाम्पल फ्रॉम लंडन इट मेक्स 40 डिग्री एंगल, बट इक्वेटर से ये 0 डिग्री एंगल बनाता है। अर्थ अगर फ्लैट होती तो जो पोल स्टार होता वो हर जगह से 90 डिग्री का ही एंगल बनाता। ठीक है, अगर अर्थ फ्लैट होती तो हर जगह से ये 90 डिग्री पर ही दिख रहा होता, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ पोल से ये 90 डिग्री पे दिखता है। धीरे धीरे जैसे ही आप अलग अलग लैटिट्यूड पे जाएंगे तो इसका एंगल चेंज होता जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने यहाँ एल्टीट्यूड की जगह लैटिट्यूड की जगह एल्टीट्यूड पढ़ दिया था क्या?
ध्यान रखना बेटा फिर से। अगर हम पोल स्टार की बात करें तो पोल स्टार एग्जैक्टली वर्टिकल है एट 90 डिग्री इन द स्काई ऑफ नॉर्थ पोल। सिंस द स्टार लाइज इन लाइन विद द एक्सिस ऑफ द अर्थ, ये रही अर्थ की एक्सिस, इस एक्सिस पे अर्थ कंटिन्यू मूव करती रहती है, इस एक्सिस से बिल्कुल लाइन बनाता हुआ 90 डिग्री पे, यहाँ से 90 डिग्री पे क्या मिलता है हमें, पोल स्टार। पर ये अलग अलग एरियाज से, अलग अलग लैटिट्यूड से अलग अलग एंगल बनाता है। इससे ये बात प्रूफ होती है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, स्फेरिकल। अब हम बात करेंगे कि भैया अर्थ जो है वो जियोइड है, ऑब्लेट है, ऑब्लेट स्फीयरॉइड है। चलो हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका शेप स्फेरिकल है। अभी तक हम यही प्रूव करते आए 9 पॉइंट्स में कि अर्थ स्फेरिकल है, पर ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है बेटा। इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 12756 है, जो कि पोलर डायमीटर जो कि 12714 है। ठीक हुई बात। इक्वेटोरियल डायमीटर 12756, पोलर डायमीटर 12714 है। तो इक्वेटोरियल डायमीटर पोलर डायमीटर से थोड़ा सा बड़ा है, देखो ये इक्वेटोरियल डायमीटर हो जाएगा और ये पोलर डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पोलर डायमीटर हुआ और ये इक्वेटोरियल डायमीटर हुआ। तो इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलर डायमीटर। जो डिफरेंस है इन दोनों डायमीटर में ये 42 किलोमीटर का है। और ये किस वजह से ये डायमीटर में डिफरेंस आया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन। जब अर्थ रोटेट करती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट करती है, ठीक है, जिस वजह से बल्ज आ गए हैं बीच में, इक्वेटर पे बल्जेस हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रोटेशन एट अ ट्रेमेंडस स्पीड। ये एक बहुत तेजी से रोटेट कर रही है, उस रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, विच हेल्प्स टू फॉर्म अ बल्ज एट द इक्वेटर। इसी वजह से इक्वेटर पे बल्ज आ गए हैं। एंड कंप्रेशन एट द पोल, और पोल पे क्या आ गए हैं, कंप्रेशन। सो द शेप ऑफ अर्थ इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये ध्यान से देखो, ये रहा इक्वेटोरियल डायमीटर 12756 और ये रहा पोलर डायमीटर 12714। दोनों में डिस्टेंस 42 किलोमीटर का है। एक्चुअल में देखो जो हमारी अर्थ है उसके यहाँ से निकल गए हैं बल्ज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही है, इस वजह से बीच में बल्जेस आ गए और यहाँ से ये होती जा रही है फ्लैट। इस वजह से दोनों डायमीटर में 42 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। अब बेटा हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे द यूनिक प्लैनेट अर्थ, होम ऑफ ह्यूमन काइंड।